सकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताओं में नेक्स्ट है, सकारात्मक स्वतंत्रता अयोग्यताओं को स्वीकार करती है। सकारात्मक राज्य का एक कार्य है बाधाओं को दूर करना। माने जो राज्य है वो कानून बनाकर ऐसी परिस्थितियों की स्थापना करता है जिससे कि हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास अच्छे से कर पाए। लेकिन कुछ जो बाधाएं हैं वो प्राकृतिक होती हैं, प्रकृति की देन होती हैं। कुछ अयोग्यताएं भी प्रकृति की देन होती हैं, जिसके कारण जो व्यक्ति है अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। जैसे प्रकृति ने किसी को शारीरिक रूप से असक्षम बनाया है या मानसिक रूप से कमजोर बनाया है, तो व्यक्ति की ऐसी जो प्राकृतिक अयोग्यताओं का अस्तित्व है वो सकारात्मक स्वतंत्रता की अवहेलना नहीं है। अब ऐसे में प्रकृति ने किसी को काला बनाया है, किसी को गोरा बनाया है, किसी को लंबा बनाया है, किसी को नाटा बनाया है, तो लेकिन यदि कोई सरकार रंग भेद की नीति के आधार पर काले लोगों को अधिकार ना दे, वो अधिकार जो उसने गोरे लोगों को दिए हैं, तो ऐसी जो अवस्थाएं हैं वो सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुकूल नहीं है। माने जो सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है वो ये है कि सकारात्मक स्वतंत्रता उन बाधाओं या अयोग्यताओं को दूर करना नहीं है जो प्रकृति की देन है, बल्कि उन बाधाओं को दूर करना है जो मनुष्य द्वारा स्थापित की गई सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक प्रणाली की देन है। नेक्स्ट है इसमें सकारात्मक स्वतंत्रता अवसरों की प्राप्ति से संबंधित है। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि सबको जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिले, अपना विकास करने का अवसर हर व्यक्ति को प्राप्त हो। लेकिन यहाँ अवसर प्राप्ति का अर्थ ये नहीं है कि सबको समान अवसर मिले। यहाँ जरूरी यह है कि समान योग्यता वाले व्यक्तियों को विकास करने के समान अवसर राज्य द्वारा उपलब्ध कराए जाएं। जैसे कोई गुणवान व्यक्ति है, वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए शिक्षा प्राप्त करने की जो अनिवार्य सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए। कोई व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए राजनीति में प्रवेश करने के योग्य अवसर होने चाहिए। माने सकारात्मक स्वतंत्रता की जो धारणा है वो ये मांग करती है कि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति तभी होगी जब उसकी इच्छाओं और योग्यताओं के अनुसार आवश्यक अवसर व्यक्ति को उपलब्ध होंगे। यदि संविधान में शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार की व्यवस्था है, लेकिन राज्य द्वारा अनिवार्य शिक्षा संस्थाएं स्थापित नहीं की गई, तो फिर संविधान में अंकित उस अधिकार का कोई लाभ नहीं हो सकता। माने जो योग्य अवसरों की प्राप्ति है उसके बिना ऐसी स्वतंत्रता का कोई भी व्यावहारिक धरातल पर महत्व नहीं होगा। नेक्स्ट है इसमें सकारात्मक स्वतंत्रता का अभिप्राय विशेषाधिकारों का अभाव है। सकारात्मक स्वतंत्रता ऐसी व्यवस्था में ही संभव हो सकती है जहां सभी को समान अधिकार प्राप्त हों। किसी को भी धर्म, जाति, वंश या किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार के विशेष अधिकार ना दिए गए हों। नेक्स्ट है इसमें सकारात्मक स्वतंत्रता समाज में रहने वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता है। जो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विद्वान हैं, उन्होंने क्या माना था कि जो व्यक्ति है स्वार्थी है और व्यक्ति का हित जरूरी है। व्यक्ति का हित होगा तो समाज का अपने आप हो जाएगा, और व्यक्ति स्वार्थ के कारण जो कुछ कार्य करना चाहता है उसको करने दिया जाए। इस तरह की स्वतंत्रता की जो बात है वो नकारात्मक स्वतंत्रता के जो व्याख्याकार हैं उन्होंने की थी। लेकिन जो सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर विद्वान हैं वो कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है वो समाज में ही संभव है, और समाज के सामूहिक हित के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो मुख्य रूप से अधिकारों से संबंधित है, और व्यक्ति को अधिकार ना तो समाज से बाहर प्राप्त हो सकते हैं और ना ही राज्य के और समाज के विरुद्ध प्राप्त हो सकते हैं। जो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विद्वान हैं, इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से भी अपनी असहमति बताई थी, क्योंकि उनका विचार है कि जो स्वतंत्रता है वो प्राकृतिक अवस्था में नहीं है बल्कि समाज में और राज्य में ही संभव हो सकती है। नेक्स्ट है राज्य स्वतंत्रता का शत्रु नहीं है।
जो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विद्वान थे, उन्होंने क्या माना था कि जो राज्य है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का शत्रु है, क्योंकि राज्य कानून बनाता है और जहाँ राज्य का कानून आ जाता है वहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता या तो नष्ट हो जाती है या सीमित हो जाती है। लेकिन जो सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। राज्य कानून द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करता बल्कि नियमित करता है। और लास्की ने तो यहाँ तक कहा कि एक राज्य उसके द्वारा स्थापित किए गए अधिकारों से ही जाना जाता है। माने हम यदि किसी राज्य के स्वरूप का मूल्यांकन करना चाहते हैं कि वो राज्य बहुत अच्छा है या नहीं है, तो हमें क्या देखना है कि उस राज्य ने अपने नागरिकों को कौन से अधिकार दे रखे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो राज्य की योग्यता की पहचान है उन सामाजिक अवस्थाओं से की जा सकती है जिन सामाजिक अवस्थाओं की स्थापना राज्य ने की है, और वो सामाजिक अवस्थाएं व्यक्ति के सर्वोत्तम विकास के लिए भी अनिवार्य हैं। और ऐसे में जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो वास्तव में नियमित स्वतंत्रता की धारणा है, और स्वतंत्रता को जो नियमित करने का काम है वो राज्य के अलावा किसी अन्य संस्था को नहीं सौंपा जा सकता। नियमित करने का अर्थ क्या है कि जो प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्रता प्राप्त थी वो कैसी थी? प्रतिबंधों रहित स्वतंत्रता। वो स्वतंत्रता सबके उपभोग के लायक नहीं थी। तो राज्य कानून बनाकर स्वतंत्रता को नियमित करता है, माने राज्य स्वतंत्रता के ऊपर उचित प्रतिबंध लगाता है जिससे कि जो स्वतंत्रता है वो सबके उपभोग के लायक बनती है। और ऐसे में जो सभी व्यक्ति हैं उस स्वतंत्रता के माध्यम से उसका उपभोग करके, स्वतंत्रता का उपभोग करके अपने जो व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास है वो कर सकते हैं। अब ये जो सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा है, वर्तमान जो प्रजातंत्रीय राज्य हैं सब में स्वतंत्रता की यही धारणा प्रचलित है। लेकिन जो मार्क्सवादी हैं उन्होंने इस उदारवादी प्रजातंत्रीय राज्य में जो स्वतंत्रता की प्रचलित धारणा है इसका भी खंडन किया है, उन्होंने इसकी आलोचना की है। तो आलोचना में फर्स्ट है, सामाजिक आर्थिक अवस्थाएं विकसित करने के लिए राज्य नाम की संस्था उचित संस्था नहीं है। जो मार्क्सवादी हैं वो ये कहते हैं कि राज्य तो एक वर्ग संगठन है, ये आर्थिक रूप से जो सबल वर्ग है समाज में उनके हाथ में शोषण का यंत्र है। राज्य के माध्यम से जो पूंजीपति हैं वो श्रमिकों का शोषण करते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने यही माना कि समाज में दो वर्ग हैं, एक जिसके पास सब कुछ है और एक जिसके पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास सब कुछ है उसको उसने नाम दिया कार्ल मार्क्स ने पूंजीपति वर्ग, और जिनके पास कुछ भी नहीं है उसको नाम दिया श्रमिक वर्ग, या हम कह सकते हैं बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग। तो यहाँ जो कार्ल मार्क्स हैं या मार्क्सवादी हैं वो ये कहते हैं कि जो राज्य हैं वो पूंजीपतियों के हाथ में शोषण का यंत्र है, पूंजीपति इसके माध्यम से श्रमिकों का शोषण करते हैं। तो ऐसा जो राज्य है सभी व्यक्तियों के विकास के लिए अनिवार्य सामाजिक आर्थिक अवस्थाएं विकसित नहीं कर सकता। राज्य तो हमेशा ही शासक वर्ग के हित में ही कार्य करेगा, और जो कार्य शासक वर्ग द्वारा सामाजिक कल्याण के नाम पर किए जाते हैं, मार्क्सवादी कहते हैं उन कार्यों के पीछे भी शासक वर्ग के हित ही छिपे होते हैं। तो जो राज्य साधारण लोगों या श्रमिकों की स्वतंत्रता को किसी न किसी रूप में दबाने का काम करता है, ऐसा जो पूंजीवादी राज्य है उससे सभी व्यक्तियों के सर्वोत्तम विकास की जो अपेक्षा है वो नहीं की जा सकती। केवल पूंजीपतियों का ही सर्वोत्तम विकास होगा और जो श्रमिक हैं उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, इसमें व्यक्तिगत संपत्ति की संस्था स्वतंत्रता के अनुकूल नहीं है। जो समाजवादी विचारक हैं ये व्यक्तिगत संपत्ति को भी स्वतंत्रता का विरोध ही मानते हैं। वो ये कहते हैं कि जो व्यक्तिगत संपत्ति है यही अन्याय का मूल आधार है, यही शोषण का मूल आधार है, और इसी से ही समाज में अमीर और गरीब के जो बीच की खाई है वो ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। माने जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है उसकी ज़्यादा चौड़ी होने के कारण जो पूंजीपति है वो श्रमिकों का उसी धन के बल पर ही शोषण करते हैं, और इसी कारण से जो संपत्ति है इसके माध्यम से जो अन्याय है समाज के बहुत बड़े वर्ग को भुगतना पड़ता है। तो जो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं
वो व्यक्तिगत संपत्ति को स्थिर रखना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वास्तविक स्वतंत्रता संभव नहीं हो सकती। व्यक्तिगत संपत्ति समाज को विरोधी वर्गों में बांटती है, ऐसा समाजवादी विचारक या हम कह सकते हैं जो मार्क्सवादी विचारक हैं वो मानते हैं। ऐसी जो वर्ग भेद वाला समाज है वो कहते हैं कि उसमें सकारात्मक स्वतंत्रता संभव ही नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, इसमें प्रजातंत्रीय सरकार कोई विश्वसनीय गारंटी नहीं है। कुछ एक विद्वान ये भी कहते हैं कि उदारवादी प्रजातंत्रीय प्रणाली में जो स्वतंत्रता की ये धारणा दी गई है, सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा जो हर जगह क्रियान्वित की गई है, वो उदारवादी प्रजातंत्रीय प्रणाली में भी कोई स्वतंत्रता की विश्वसनीय गारंटी नहीं है। ऐसी प्रणाली में भी जो बहुमत है उसी का ही अधिनायकवाद होता है, उसी की ही तानाशाही होती है। बहुमत के हाथ में शासन सत्ता होती है और शासक दल अपने जो दलीय हित हैं उनके संवर्धन के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए ही अपनी शासन सत्ता का दुरुपयोग भी करता है। और जिस सरकार का निर्माण दल राजनीति पर आधारित होता है, माने जो सरकार है वो राजनीतिक दलों के आधार पर बनती है, वहां सरकार सभी लोगों के सर्वोत्तम विकास के लिए अनिवार्य अवस्थाएं विकसित कर ही नहीं सकती। जो मार्क्सवादी विचारक हैं उन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत की आलोचना की है, लेकिन इस आलोचना का कोई हल नहीं है, क्योंकि राज्य के अलावा किसी अन्य संस्था को स्वतंत्रता को नियमित करने का या अनिवार्य अवस्थाएं विकसित करने का कार्य नहीं सौंपा जा सकता। समाजवादी राज्यों में भी स्वतंत्रता को नियमित करने का कार्य राज्य को ही सौंपा गया है और समाजवादियों का ये विचार स्वीकार करने लायक भी नहीं है कि वो ये कहते हैं कि राज्य एक वर्ग संगठन है, केवल एक वर्ग के हितों की रक्षा करता है, क्योंकि जो मार्क्सवादी है उन्होंने यही माना कि जो राज्य है वो पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करता है, श्रमिकों के हितों की रक्षा वो नहीं करता। लेकिन जो आधुनिक कल्याणकारी राज्य है इसने मार्क्सवाद की इस धारणा का काफी हद तक खंडन किया है। सकारात्मक स्वतंत्रता केवल और केवल उदारवादी प्रजातंत्रीय प्रणाली में ही संभव हो सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि उदारवादी प्रजातंत्रीय प्रणाली में जहां ये सकारात्मक स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट अपनाया गया है, वहां स्वतंत्रता को विश्वसनीय बनाने के लिए सुरक्षा कवचों का प्रबंध किया जाए। ऐसे प्रबंधों में स्वतंत्र न्यायपालिका, कानून का शासन, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, स्वतंत्र और ईमानदार प्रेस आदि ऐसे कुछ कवचों का होना बहुत आवश्यक है। उदारवादी प्रजातंत्रीय प्रणाली के हालांकि कुछ दोष तो हैं, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए प्रजातंत्रीय प्रणाली ही सबसे उचित प्रणाली या सर्वोत्तम प्रणाली सिद्ध हुई है। धन्यवाद।